हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 है में आपका हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में हम विज्ञान कक्षा 8 के विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा। निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन है लकड़ी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहाँ हमारा सही उत्तर आएगा फास्फोरस, क्योंकि वो स्वतः ही जलने लग जाता है जब इसको वायु में खुला छोड़ते हैं। जब इसको वायु में हम खुला छोड़ देंगे तो ये खुद ही में खुद जलने लग जाएगा। पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? देखिए, पैराफिन मोम का जो उपयोग किया जाता है वो मरहम बनाने में भी किया जाता है, मोमबत्ती बनाने में भी किया जाता है, वैसलीन बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो उपरोक्त सभी आएगा। तो यहाँ पर हम द ऑप्शन भर देंगे। मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। मृदा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वन्य जंतु, वृक्ष, कारखाने, वनोन्मूलन। तो मृदा अपरदन को रोकने में जो सहायक है वो है वृक्ष। जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे हम, वृक्ष जो है वो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं और मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी को काटने से रोकती हैं। ध्वनि की प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? देखिए, ध्वनि की प्रबलता को मापने वाला जो मात्रक होता है उसे हम डेसिबल कहते हैं, अर्थात स ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर, तारत्व पर, आवृत्ति पर। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो है आयाम पर निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता। तो ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो हमारा वो सही उत्तर है आयाम। विद्युत का सुचालक है। देखिए, विद्युत का सुचालक वो होता है जिसमें करंट बहता है। तो यहाँ पर जो है लोहा ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें करंट बहता है, अर्थात हमारा जो स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लकड़ी और प्लास्टिक में करंट नहीं बहता है। वायु विद्युत की, अब वायु जो होती है वो विद्युत की कैसी होती है? वायु विद्युत की हीन चालक होती है। मतलब सुचालक तो होती है लेकिन वो बहुत ही कम चालक होती है, तो इसको हीन चालक की श्रेणी में रखते हैं। यहाँ पर हम स ऑप्शन भर देंगे। पृथ्वी के मध्य भाग को कहते हैं, तो देखिए जो पृथ्वी का जो मध्य भाग होता है उसको हम आंतरिक क्रोड कहते हैं। तो यहाँ पर हम द ऑप्शन भर देंगे। अब ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे यहाँ पर। अब चर्चा करते हैं कुछ अति लघुत्रात्मक प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 9 से 12। खरपतवार नाशी क्या होते हैं? इनके उपयोग से क्या लाभ होते हैं? देखिए, खरपतवार नाशी, देखिए सबसे पहले ये समझे खरपतवार क्या होता है। देखिए, फसल के साथ में जो जंगली पौधे उग जाते हैं, जो बेकार के पौधे उग जाते हैं, जिन्हें उगाते नहीं हैं वो वैसे ही उग जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार कहते हैं। जैसे बथुआ उग गया, कोई घास फूस उग गई, चौलाई उग गई, ये सब खरपतवार होते हैं। अब खरपतवारों को जो है, इनको हटाने के लिए जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D हो गया, ये खरपतवार नाशी होते हैं। इनके उपयोग से क्या होता है? इनके उपयोग से फसल नष्ट नहीं होती है, केवल खरपतवार ही नष्ट होती है। और दूसरा होता है कि एक बड़े पैमाने पर और बहुत जल्दी जो है इनके द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर हाथों से खरपतवार हटाएंगे तो उसमें ऊर्जा भी ज़्यादा लगेगी, शक्ति भी ज़्यादा लगेगी और व्यक्ति भी ज़्यादा लगेंगे। दवाइयों के छिड़कने से जो है वो आसानी से ये काम हो जाता है। विषाणु वायरस का चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको जो नीचे उत्तर पुस्तिका में जो है बना हुआ दिखेगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। वायरस का चित्र देखिए। वायरस के बारे में समझ लीजिए, वायरस क्या होता है। वायरस एक सूक्ष्म जीव होता है। ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होती है, यानी कि सजीव भी होता है और निर्जीव भी होता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ सजीव भी हो निर्जीव भी हो? कि जैसे ही ये सूक्ष्म जीव यानी विषाणु किसी व्यक्ति के अंदर जाएगा तो ये सजीव बन जाता है, यानी ये जिंदा हो जाता है। और जैसे ही ये उसके शरीर से बाहर निकलता है तो ये मृत हो जाता है, यानी मर जाता है एक तरीके से। तो इसलिए ये सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी होता है। कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त किन्हीं दो उत्पादों के नाम और एक एक उपयोग लिखिए। तो कोयले से देखिए, एक तो कोक हो गया, कोक, इस्पात। अब कोक का उपयोग क्या होता है? कोक जो होता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है कोलतार। कोलतार जो होता है संश्लेषित रंग निर्माण में कोलतार का उपयोग किया जाता है। डामर वगैरह बनाने में भी कोलतार का उपयोग किया जाता है।
श्याम पट्ट पर लिखावट कैसे दिखाई देती है? देखिए, जब हम चौक से श्याम पट्ट पर लिखते हैं तो श्याम पट्ट पर रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है। देखिए, जो श्याम पट्ट होता है वो थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा सा रुक्ष होता है, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, बल्कि थोड़ा खुरदरा होता है। और जैसे ही हम उस पे चौक रगड़ते हैं तो हमारे चौक के जो कण होते हैं वो उस भागों में फंस जाते हैं, उनमें अटक जाते हैं, और वो आकृति, जो ऐसी आकृति हम बनाना चाहते हैं वो उघड़ करके सामने आती है। जैसे रै बनाना है तो रै जैसे जैसे लिखेंगे, रै के जो कण होते हैं वो उन भागों में धंसते चले जाएंगे। और जैसे मान लीजिए कोई भी श्यामपट्ट बिल्कुल चिकना हो जाता है तो आप देखते हैं उस पर किसी भी प्रकार का कोई अक्षर नहीं लिखा जाता है और वो जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो श्यामपट्ट पर लिखावट इस प्रकार से दिखाई देती है। अगला प्रश्न है मिलान करने का। अब मैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका है जो सबसे चारों ऑप्शनों में जो सबसे पहले आता है उसे मिलान कीजिए आप। जैसे यहाँ पर आपको चीनी, अब चीनी से क्या बनता है? जैम। तो यहाँ पर हम चीनी को मिला देंगे जैम से। दूसरा है नमक। अब नमक जो है ये मांस और मछली के परिरक्षण में इसको काम में लेते हैं, यानी इनको सही रखने के लिए, अधिक लंबे समय तक ये रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अचार के लिए भी किया जाता है इसका उपयोग वैसे, लेकिन यहाँ पर जो है नमक जो है मांस और मछली के लिए आ जाएगा। तेल, तेल किसके लिए आता है? अचार को रखने के लिए काम में आता है। और पाश्चुरीकरण किसके लिए आता है? दूध को बचाने के लिए आता है, डिब्बाबंदी करने के लिए। खाद्य क्या है, इसके क्या लाभ होते हैं? देखिए, खाद्य जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गोबर होता है, सड़ी गली पत्तियां होती हैं, इनको इकट्ठा करके और कुछ समय तक इनको एक जगह रख दिया जाता है। जो इसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं वो सूक्ष्म जीव इसको जो है जैविक क्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित कर देते हैं, इसे हम खाद कहते हैं। और इसको फसलों में दिया जाता है। फसलों में देने से फसलों को जो है और मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं, और फसलों को पोषक तत्व मिलते हैं जिससे फसल जो है अच्छी उत्पन्न होती है। इस तरीके से तो खाद से जो है खाद से और भी कई लाभ होते हैं। जैसे इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा होता है इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे जो जीवाणुओं की संख्या में, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो छोटे जीव होते हैं इसके अंदर, केंचुए वगैरह, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। और इससे मिट्टी के गठन को सुधारने में सहायता मिलती है, मिट्टी अच्छी होती है। अब अगला प्रश्न सत्य असत्य का एक प्रश्न आपके जरूर आएगा। लकड़ी और कोयला जलने से वायु प्रदूषण होता है। बिल्कुल, लकड़ी और कोयला जैसे जलेंगे तो धुआं बनेगा, और धुआं बनेगा तो वायु प्रदूषण होगा। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सत्य है। घरों में काम में आने वाला एक द्रव ईंधन पेट्रोल है क्या? देखिए, घरों में काम में आने वाला द्रव ईंधन पेट्रोल, यानी ये हमारे गाड़ियों में काम में आता है, लेकिन हमारे घरों में काम में नहीं आता है। घरों में काम में आने वाला ईंधन एलपीजी होता है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना होता है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। जब तक उसको ज्वलन ताप नहीं मिलेगा तब तक वो जलेगी नहीं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी शीघ्र नहीं जलने लग जाती है, पहले उसके नीचे जो है उसको उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना पड़ता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तेल द्वारा जो आग लगेगी उसको पानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तेल जो होता है वो पानी से हल्का होता है। जैसे ही उसमें तेल, अगर मान लो तेल वाली आग है कि तेल के कुएं में आग लग गई या कहीं तेल से आग लग रही है, उसमें अगर हम पानी डालेंगे तो तेल जो है तैर करके ऊपर आ जाएगा और आग और भी ज़्यादा हो जाएगी, और पानी जो है वो भाप बन करके उड़ जाएगा, उससे वो बुझेगी नहीं। तो फिर तेल द्वारा उत्पन्न आग को नियंत्रित कैसे किया जाए? ये हम अग्निशमन यंत्र का उपयोग करेंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उस गैस के द्वारा तेल से लगी आग या विद्युत संयंत्रों में लगी आग को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखिए, पेट्रोलियम निर्माण का जो प्रक्रम होता है वो इस तरीके से होता है कि करोड़ों वर्षों पहले, देखिए, धरती उथल पुथल हुई थी, तो उस समय जो है जो जंतु थे वो भी दब गए थे, और जो पेड़ पौधे थे वो भी दब गए थे। तो जो पेड़, और नीचे गर्मी होती है, नीचे ज़मीन में क्या होती है? गर्मी होती है।
और दबने के कारण ऊपर उसके ऊपर मिट्टी आ गई, तो उस मिट्टी का क्या लगा, उस पर दाब लगा। तो नीचे की गर्मी मतलब ताप और ऊपर के दाब से जो मृत वनस्पति थी वो तो करोड़ों साल के पश्चात कोयला बन गया, और जो मृत जीव थे वो पेट्रोल में परिवर्तित हो गए। तो इस तरीके से पेट्रोल का निर्माण होता है। अब पेट्रोलियम समुद्र में रहने वाले उन छोटे छोटे पौधे और जंतुओं के अवशेषों के विघटन से बनता है जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में दब गए थे। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव मरने के पश्चात डूबकर पृथ्वी समुद्र की तली में पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे रेत और मिट्टी से ढक जाते हैं। समुद्र में गहरे दबे हुए ये जीव अवशेष दाब और ताप के प्रभाव और बैक्टीरिया जिसे की उत्प्रेरक क्रिया के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम पेट्रोल कहते हैं। ये भी वही बात होती है भाई, ये जो चीज़ है ये भी सेम उसी तरीके की बात मैं बता रहा हूँ कि पेट्रोल का निर्माण किस तरीके से होता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का सचित्र का वर्णन कीजिए। देखिए, जंतुओं में अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में होता है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक होता है। जैसे लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, नर होता है, मादा होता है। लेकिन अलैंगिक जनन सूक्ष्म जीवों में होता है, उसमें नर और मादा जैसी कोई संरचना नहीं होती है। उसमें एक ही जीव जो होता है उसी के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। जैसे द्विखंडन हो गया, बहुखंडन हो गया, मुकुलन हो गया। तो इसमें से आप कोई दो विधियां, जैसे आपने द्विखंडन कर दिया, द्विखंडन का मतलब एक जीव टूटेगा और उससे दो जीव बन जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एक आपने एक गुब्बारा लिया, उसको फुला दिया, धीरे धीरे वो गुब्बारा धीरे धीरे बड़ा होगा, जैसे जैसे उसमें हवा जाएगी वैसे वैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और फिर मान लीजिए हमने उसको बीच में से मोड़ दिया तो उसके दो भाग बन जाते हैं। सेम ऐसा ही अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि में होता है। इसमें कोई भी एक कोशिका होती है, धीरे धीरे वो पोषण प्राप्त करती है, हवा नहीं होगी, पोषण प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करके वो धीरे धीरे आकार में कैसी होगी, पहले बड़ी होगी, और फिर वो बीच में उसके एक खांच बनेगी, और खांच बन करके वो एक कोशिका दो कोशिका में परिवर्तित हो जाएगी। मुकुलन मुकुलन में जैसे कि मुकुलन की जो विधि होती है सेम वैसी होती है। जैसे मान लीजिए किसी किसी बच्चे के 5 उंगलियों के पास में, अंगूठे के पास से एक छोटी सी उंगली और निकल जाती है। तो ऐसी ही जो होती है इसमें भी मुकुलन में क्या होता है, जो हाइड्रा जैसा जीव होता है, ईस्ट जैसा जीव होता है, इसमें एक छोटा सा मुकुल निकलता है, और वो मुकुल जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, पहले बड़ा होता चला जाता है, और फिर मात्र जीव से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। आपके शिक्षक ने आपको जो है उसमें ज़रूर समझाया होगा चित्र बना करके। तो चित्र बना करके आपको ये भी बाद में समझा दिए जाएंगे। बाद में जो है जब इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे तो आगे इसको मैं जो है चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकटापन्न स्पीसीज वे हैं जो होने के कगार पर हैं, जो लुप्त होने के कगार पर हैं। संकटापन्न स्पीसीज वो होती हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी जिनकी संख्या वो होती कम हो गई है और वह कुछ ही समय पश्चात वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, उनको हम संकटापन्न स्पीसीज कहते हैं। में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। उस पुस्तक का नाम लिखना है तो उस पुस्तक का नाम होता है रेड डाटा पुस्तक, उसमें संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए जाते हैं। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए गैस की आवश्यकता होती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इसके लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 भी कहते हैं, उस गैस की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आज हमारा जो है ये वीडियो समाप्त होता है। अब बारी है इनके उत्तर देखने की। तो देखिए, ये यहाँ पर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 6 के उत्तर आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर भी आप इनके उत्तर देख करके अपने डेस्क वर्क को भर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये है आपके विषाणु का चित्र। देखिए, विषाणु जो होता है जब सजीव के अंदर जाएगा तो सजीव हो जाएगा, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये निर्जीव हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का बना होता है। प्रश्न 11 था कोक और कोलतार में अंतर। प्रश्न 12, 13 जो मिलान का था। 14 प्रश्न खाद्य का था कि खाद्य के उपयोग क्या होते हैं। खाद्य
प्रश्न 15 सत्य असत्य। ये प्रश्न 16 पेट्रोलियम परिष्करण वाला था। प्रश्न 17 अलैंगिक जनन, मुकुलन और द्विखंडन। मुकुलन जो होता है हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है। और 18वां जो है रिक्त स्थान आपके थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।